प्रशांत किशोर कोई साधारण राजनीतिक रणनीतिकार नहीं है। प्रशांत किशोर खुद ये कहते हैं कि वो ना टीवी पर समाचार देखते हैं और ना ही अखबार पढ़ते हैं। वो ना ईमेल लिखते हैं और ना ही नोट्स लेते हैं। बीते 1 दशक से उन्होंने लैपटॉप तक का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ एक ही गैजेट का इस्तेमाल करते हैं और ये उनका फोन है। प्रशांत किशोर के ट्विटर पर 5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं और वहां उन्होंने बीते 3 सालों में सिर्फ 86 ट्वीट किए हैं। वो कहते हैं, मेरा पेशे और जीवन के बीच संतुलन के सिद्धांत में कोई यकीन नहीं है और अपने काम के बाहर मेरी कोई जिंदगी नहीं है। प्रशांत किशोर को भारत का सबसे चर्चित राजनीतिक सलाहकार और रणनीतिकार कहा जाता है। हालांकि वो इस विवरण को पसंद नहीं करते हैं। उन्हें ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने चुनाव जीतने और लोगों की राय को प्रभावित करने में महारत हासिल कर ली है और नेता जिनकी मुट्ठी में रहते हैं। साल 2011 के बाद से प्रशांत किशोर और उनकी राजनीतिक सलाह देने वाली फर्म ने 9 चुनावों में अलग अलग पार्टियों के लिए काम किया है। इनमें से 8 में उन्होंने जीत हासिल की है। उनके पास अपने जीवन पर फिल्म बनवाने के लिए डिज्नी, नेटफ्लिक्स और यहाँ तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की तरफ से भी प्रस्ताव आए हैं, लेकिन उन्होंने सभी को इनकार किया है। प्रशांत किशोर सभी रंगों और विचारों के राजनीतिक दलों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 2014 में वो नरेंद्र मोदी के साथ थे और हाल ही में उन्होंने मोदी की चिर प्रतिद्वंदी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने में मदद की। प्रशांत किशोर के समर्थक कहते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जहां हाथ रखते हैं वहीं कामयाबी मिलती है। वहीं उनके आलोचकों का तर्क है कि वो बहुत सावधानी से अपने ग्राहक चुनते हैं और ऐसे दलों को ही अपनी सेवाएं देते हैं जिनके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। मई में 44 साल के प्रशांत किशोर ने कहा था, मैं जो कर रहा हूं अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ अलग करूंगा। लेकिन हाल के दिनों में वो फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने विपक्ष के मुख्य नेताओं से मुलाकात की है, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। इन मुलाकातों के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के कयास भी लगाए गए हैं। हालांकि प्रशांत कहते हैं कि ये सब कयास ही हैं। वो कहते हैं, मैं निश्चित तौर पर वो तो नहीं करूंगा जो मैं पहले कर रहा था। मेरे पास कुछ विकल्प हैं, लेकिन मैंने अभी तक फैसला नहीं लिया है। ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा काम करूं जिसका राजनीति से कोई वास्ता ही ना हो। जैसे ही मैं किसी फैसले पर पहुंच जाऊंगा, इसकी औपचारिक जानकारी दूंगा। भारत में आम चुनाव अभी 3 साल दूर हैं और विपक्षी दल प्रधानमंत्री को कोई खास चुनौती देते नहीं दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बीजेपी उतना ताकतवर राजनीतिक दल नहीं है जितना उसे माना जाता है। वो कहते हैं, किसी राजनीतिक दल के लिए, चाहे वो नया हो या पुराना, अकेले या दूसरे दलों के साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती पेश करने की जगह मौजूद है। 80 के दशक के बाद से कांग्रेस का पतन हो रहा है, उसकी सीटें कम हो रही हैं और वोट शेयर भी। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस को 20% वोट ही मिले थे और पार्टी सिर्फ 52 सीटों पर जीत पाई थी। ये आम चुनावों में कांग्रेस की लगातार दूसरी हार थी, लेकिन पार्टी के पास अभी भी संसद के दोनों सदनों में करीब 100 सांसद और देश की अलग अलग विधानसभाओं में 880 विधायक हैं। ये भारत में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। प्रशांत किशोर कहते हैं, मैं टिप्पणी करने वाला कोई नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी में क्या गलत हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के चुनावी प्रदर्शन से जो दिख रहा है, समस्या उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। पार्टी की समस्याएं उसके ढांचे को लेकर ज्यादा हैं। एक नया दल बनाने की बात करना आसान है, लेकिन बनाना मुश्किल। प्रशांत किशोर कहते हैं, विपक्ष का तीसरा मोर्चा बनाना ना ही संभव है और ना ही टिकाऊ, क्योंकि एक टूटा फूटा गठबंधन कुछ ऐसा नया नहीं करेगा जिसे जनता पहले से ही खारिज ना कर चुकी हो। इस सब के बावजूद प्रशांत किशोर को लगता है कि 2024 में तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास करने वाली बीजेपी को हराना असंभव नहीं है। वो कहते हैं, विकल्प और पर्याप्त उदाहरण मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि सही रणनीति और प्रयासों से बीजेपी को हराया जा सकता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि भारत में चुनाव जीतने वाले दल भले ही वो कितने ही लोकप्रिय क्यों न हो, आमतौर पर 40 से 45% से ज्यादा वोट हासिल नहीं करते हैं। 2019 चुनावों में बीजेपी ने 38% वोट हासिल करके 300 से ज्यादा सीटें जीत ली थीं। वो कहते हैं, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के 7 प्रांतों की 200 सीटों में से बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकी है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी को मजबूत नहीं होने दिया है।
प्रशांत किशोर का मानना है कि बाकी बची 340 सीटें देश के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में हैं जहां बीजेपी प्रभावशाली है। वो कहते हैं बीजेपी को चुनौती देने वाले दलों को यहां 150 सीटों का चयन करके बीजेपी की संख्या को कम करना होगा। प्रशांत किशोर जिस तरह काम करते हैं उससे भारत में राजनीतिक सलाहकारों के काम की झलक मिलती है। उनकी कंपनी आईपैक में चुनावों के समय 4000 तक लोग काम कर रहे होते हैं। ये जिस पार्टी के लिए काम करते हैं एक तरह से उसी में घुस जाते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं हम एक तरह से पार्टी की ताकत बढ़ाने वाले फैक्टर के रूप में काम करते हैं। एक पार्टी को चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जो भी करना जरूरी होता है हम उसमें मदद करते हैं। हमारे काम से कुछ फर्क तो पड़ता है, लेकिन ये कितना होता है इसकी सटीक गणना करना मुश्किल है। प्रशांत किशोर एक दशक से राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के लिए काम कर चुके हैं। इस समय वो अमरिंदर सिंह के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये समझा है कि राजनीतिक रैली में भारी भीड़ का ये मतलब नहीं होता है कि नतीजे भी अच्छे होंगे। चुनावों का खर्च बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राजनीति में प्रवेश भी अब आसान नहीं रह गया है। भारत अब एक राजनीतिक समाज बन गया है जहां लोगों का ध्रुवीकरण हो रहा है। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। उनके मतदान विकल्पों से क्या पता चलता है? इस सवाल के जवाब में प्रशांत कहते हैं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ, पहचान, सशक्तिकरण, संसाधनों तक पहुंच और कई दूसरी सीधे न नजर आने वाली चीजें मैं सही अनुमान नहीं लगा सकता हूं। वो कहते हैं मैं कभी भी मतदाताओं का दूसरा अनुमान लगाने का प्रयास नहीं करता हूं। मैं सिर्फ ऐसा सिस्टम विकसित करता हूं जिससे ये पता चल सके कि लोग क्या बात कर रहे हैं। लोगों को सुनने से जो नई जानकारियां मिलती हैं वो हमें हमेशा चौंकाती हैं और हमें विनम्र बनाती हैं। साल 2015 में उनकी टीम बिहार के 40,000 गांवों तक पहुंची थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और प्रशांत किशोर की जन्मभूमि भी है। वो बताते हैं बिहार में सबसे बड़ी समस्या खराब नालियां थीं। थानों में हर 5वीं शिकायत नाली से शुरू हुए विवाद को लेकर थी। पिछले साल पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान प्रशांत किशोर ने एक हेल्पलाइन शुरू करवाई जहां लोग अपनी शिकायत सुना सकते थे। इस हेल्पलाइन पर 70 लाख लोगों ने फोन किया। उनके मुताबिक ज्यादातर शिकायतें जाति प्रमाण पत्र और दूसरे प्रमाण पत्रों के मिलने में देरी और इससे जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर थीं। इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने 6 हफ्ते के भीतर 26 लाख प्रमाण पत्र जारी किए। अपनी कामयाबी के बावजूद प्रशांत किशोर को लगता है कि राजनीति उनका मजबूत पक्ष नहीं है। वो कहते हैं मैं राजनीति को बहुत अच्छे से नहीं समझता हूँ। मेरी सबसे बड़ी ताकत व्यावहारिक बुद्धि है और ध्यान से सुनना है। मुझे दबाव में काम करना पसंद है।